उन रेंजर्स को वापस हैंगर तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बमबारी भयानक होती जा रही थी। वाली गाड़ी दिख रही थी, पीछे बैठा हुआ गनमैन भी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि उसे गोली लगी, उसकी मौत हो गई। मैंने सोचा कौन था वो, किसकी मौत हुई। मैंने रेडियो पर सुना वो डॉम पिला था। मैंने सोचा अरे ये मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ। मतलब डॉम और मैं एक दूसरे के बहुत करीब थे। डॉम ने मुझे उसके डैड की हार्ली डेविडसन के बारे में बताया और ये भी कि एक दिन वो बाइक उसकी हो जाएगी, और ये भी कि न्यू जर्सी में संडे डिनर्स किस तरह के होते हैं। पता है लोगों के बारे में कितना कुछ जानने को मिलता है, और फिर वो हमें छोड़ जाते हैं। डॉम की मौत के बाद मैं और भी निडर हो गया। जो भावना मेरे अंदर थी उसे क्रोध कहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, जब मैंने उन औरतों को हमारी तरफ इशारा करते हुए देखा था तब मैंने सोचा था कि मुझे वही करना चाहिए जो सही है। अब सब कुछ बदल चुका था। मैंने पागलों की तरह, जानवरों की तरह उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जो मेरे लिए खतरे का संकेत थे या किसी भी तरह खतरनाक साबित हो सकते थे। उस दिन शायद ही मैंने अपनी उंगली बंदूक के ट्रिगर से हटाई होगी। अमरीकी जिसे देख रहे थे उसे मार रहे थे, वो भी अंधाधुन। बुलेट की केसिंग्स की तरह लाशें सड़कों पर बिछी हुई थी। सब लोग डरे हुए थे। चारों तरफ बर्बादी, चारों तरफ लाशें ही लाशें। कितने लोग मरेंगे? 100 लोग हो सकता है। हम बहुत जल्दी समझ गए थे कि क्रैश की जगह तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, मेरे सामने खड़े टारगेट्स के बारे में। उस वक्त भीड़ के ज्यादातर लोग मेरे निशाने पर थे और मुझे ये कहते हुए बुरा नहीं लग रहा क्योंकि उस भीड़ में से लोग हम पर गोलियां चला रहे थे और मैं बस वहां चुपचाप बैठकर ये नहीं देख सकता था कि कौन मुझे शूट कर रहा है कौन नहीं। तो मुझे उस वक्त एक बात समझ आई कि उन्हें मार डालो, क्योंकि अगर मैंने नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे। लेकिन चारों तरफ बारूद था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम रास्ते नहीं जानते। ड्राइवर हेलीकॉप्टर वाले रेडियो से आदेश ले रहा था और जो ऑफिसर ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा था वो नीचे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को रेडियो पर दाएं या बाएं जाने का आदेश दे रहा था। लेकिन हम तो आगे निकल गए, आगे बढ़ गए थे। हम कुल मिलाकर हम हार रहे थे, मतलब हम बस गोल गोल चक्कर काट रहे थे। और मैंने सोचा आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं। मतलब हम बार बार उसी चौराहे पर चक्कर लगाकर आ रहे थे। डॉक्टर श्मिट जेमी का इलाज करते रहे। तब मैंने खुद से पूछा आखिर ये काफिला है कहाँ? आखिर वो काफिला अब तक पहुंचा क्यों नहीं? अब हमारी जीप और गोलियों की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पता नहीं था कौन फैसला लेगा और कहेगा सब कुछ भाड़ में जाए, हम क्रैश की जगह नहीं जाएंगे, हमें इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलना हो। अब हमें बस बंदूक के सहारे बाहर निकलना था। काफिला हम तक नहीं पहुंच सकता था। तब समझ में आया कि हम अकेले थे। एक यूएस सिपाही के लिए ये गंभीर एहसास है। हमारी सारी तैयारी, हमारी सारी ट्रेनिंग ने कभी हमें बचाव करना नहीं सिखाया, हमेशा हमला करना सिखाया था। हम दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री की सबसे ऊंची चोटी थे। उस दिन कहानी में बड़ा बदलाव आया। उस दिन दोपहर में जनरल आयदत हमारे पास आए। उन्होंने सोमाली कपड़े पहने थे और उनके हाथ में एक AK-47 गन थी। उन्होंने हमें आदेश दिया, लड़ते रहो, हमारी जीत होकर रहेगी। हम लड़ते गए। फायरिंग बढ़ती गई और लोग भारी तादाद में आने लगे। मैंने सोचा ये तो बेवकूफ है। फिर सोचा बेवकूफ होते हुए भी इतने बुरे नहीं हैं। मैंने महसूस किया कि हमारा दुश्मन होने के नाते उन्हें कैसा लगता होगा। हम एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे, कभी पास से तो कभी दूर से। मेरे दोस्तों ने उन पर निशाना लगाया। मैं चिल्लाया, RPG। धमाका हुआ, धुआं निकला, हर तरफ धुआं। हम धुएं और धूल से घिरे हुए थे। सिपाही भी बहुत ज्यादा ही डरे हुए थे और वो जोर जोर से हम पर चिल्ला रहे थे। हम डर गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे ठीक आगे एक रेंजर खड़ा था। लोहे का तिनका उसके शरीर से आर पार हो गया। एक दूसरे सिपाही की एड़ी उड़ा दी गई। डर फैलता गया, जैसे कह रहा हूँ कि हमें जाने दो, मैं यहाँ पर और नहीं रुकना चाहता। मतलब क्या मैं घर जा सकता हूँ? फिर पता चलता है कि वो आपको जाने नहीं देंगे, वो नहीं चाहते कि तुम जाओ। उस वक्त हमें बताया गया कि एक परिवार के कुछ सदस्य उस घर के अंदर फंसे हुए हैं और उस घर में उनकी जान को खतरा था। अमरीकियों ने उन्हें वहीं कैद कर लिया था अपनी जान बचाने के लिए। हम उन्हें सुन सकते थे। उनकी बहस चल रही थी कि इन्हें मार डालें या फिर जिंदा रखें। कुछ हमें छोड़ना चाहते थे और कुछ ऐसे थे जो अमरीकियों के साथ हमें भी मार देना चाहते थे। मैं बमबारी के खिलाफ था, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनका कहना था अमरीकियों पर RPG से हमला किया जाए।
हमें लगा बस अब सब खत्म हो गया है। अमेरिकी सिपाहियों के साथ हम भी मारे जाएंगे। अगर वो घायल होंगे तो हम भी हो सकते हैं। हमारा फायदा इसी में था कि वो जिंदा रहे। मुझे उनके लिए बुरा लगा, मतलब इसलिए कि हम गोलियां चला रहे थे और उनका घर बर्बाद हो रहा था। उन्होंने कहा चुपचाप बैठे रहो, फिक्र मत करो, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे और डरने की जरूरत नहीं है, कुछ चाहिए तो मांग लेना। ये बात सुनकर पहले तो मैं बिल्कुल चौंक गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इंसान तो इंसान होता है, चाहे अमरीकी हो या मुसलमान हो, दया तो हर इंसान के दिल में होती ही है। मैं उनके चेहरे देखकर सोच रहा था कि तुम यहाँ करते क्या हो, क्या काम करते हो, मतलब स्कूल जाते हो या नहीं। मैंने सोचा कि यहाँ की जिंदगी कैसी होगी। लोगों को मारते मारते कभी कभार दया की भावना उमड़ आती है, जो मानवता हमारे अंदर है। फिर दिल कहता है कि नहीं चलो खिड़की के पास जाता हूँ और लोगों को मारता हूँ, शायद यही आसान है। अगर जंग में मानवता लाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। हम वापस हैंगर पहुंचे। उन्होंने घायलों और मारे गए सैनिकों के शवों को नीचे उतारा। समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। मैं गुस्से से पागल हो गया था। जो लोग ऑपरेशन पर नहीं आए थे वो मेरे पास आए और मुझे शांत करने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा दूर हटो मुझसे, तुम सब सोच भी नहीं सकते कि मैंने क्या झेला है। मैं उस गाड़ी तक गया जिसमें डॉम था। उसकी नाक पर गोली लगी थी और अब वो मेरे दोस्त डॉम जैसा भी नहीं दिख रहा था। फिर पता चला कि एक और सिपाही केसी जॉयस भी लड़ते लड़ते मारा गया। दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब आज सुबह 4 दोस्त समंदर किनारे गए थे, लेकिन शाम तक 2 ही जिंदा बचे। एक ही दिन में दोनों का मर जाना संकेत था कि शायद अब हम भी ना बचें। तब सुनने में आया कि दोबारा शहर में जाने का प्लान बनाया जा रहा था। जो लोग क्रैश की जगह रह गए थे उन्हें ढूंढकर वहां से निकाल कर लाना था। मैंने सोचा यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या। एक तरह से हम सबको खुदकुशी करने के लिए भेजा जा रहा था। पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं। बात यह नहीं थी कि कोशिश करना बेमतलब है, लेकिन ये करने का कोई दूसरा समझदार तरीका तो होगा। वहाँ पर सच में बहुत खतरा था। अगर सबने थोड़ा वक्त निकालकर एक पॉज बटन दबाया होता कि 1 मिनट थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें बहुत खतरा है, एक और हेलीकॉप्टर बर्बाद होगा। लेकिन उस वक्त हमें बिल्कुल मौका नहीं मिला कि हम ये सब सोच सकें। हम टारगेट इलाके के ठीक ऊपर हैं, लड़ाई चल रही है। कम से कम मेरे ऊपर तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा दबाव था। अचानक ऐसा लगा कि कोई चीज हमसे टकराई है। मैंने झुककर देखा, सारे औजार ठीक थे, सब कुछ ठीक लग रहा था। रास्ते से हमने ऊपर की तरफ देखा, आरपीजी ने हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया हुआ था। हेलीकॉप्टर से भारी मात्रा में धुआं निकलने लगा। हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर तेजी से घूमने लगा, इतनी तेजी से कि मेरी आंखों पर खून का दबाव बढ़ने लगा। उन्होंने रेडियो कॉल किया, 6-4 तेजी से गिर रहा है। हम जमीन से टकरा गए बहुत जोर से। उस वक्त मुझे लगा मौत ने मुझसे नजरें मिलाई। हमने जश्न मनाया, हमने प्रार्थना की। अल्लाह बहुत बड़ा है, उनका शुक्र है। हमसे लगभग 300 या 400 मीटर दूर धमाका हुआ। हम उसे देखने के लिए फौरन भागे। जहां धमाका हुआ मैं उस जगह पर सबसे पहले पहुंचना चाहता था। सुपर 6 के क्रैश होने के बाद आसमान में सिर्फ हमारा हेलीकॉप्टर था। हम समझ गए कि दोनों क्रैश साइट्स के बीच के फासले की वजह से ग्राउंड फोर्स का उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर में बैठे दूसरे शूटर्स गैरी और रैंडी ये बात समझ चुके थे। सिर्फ हम वहां तक पहुंचकर उन्हें वापस ला सकते थे, लेकिन दुश्मन क्रैश साइट तक पहुंचने ही वाले थे, इसीलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। तो फिर हमने रैंडी और गैरी को नीचे लाने की इजाजत मांगी, लेकिन कमांड ने तय किया कि हम नहीं जा सकते। उन्हें लगा टारगेट बहुत ही मुश्किल था, जो भी वहां जाता उसे ग्राउंड सहायता नहीं मिलती, उन्हें अकेले ही ये काम करना पड़ता। हम घर की ओर भागे और आखिर जब मैं घर पहुंची, मेरे बेटे अब्दुर्रहमान ने कहा, माँ मैं यहाँ हूँ बच्चियों के साथ। मेरे पति के हाथ में कुरान थी, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा ये कुरान पढ़ना बंद करो और बच्चों को लेके निकलो। तब उन्होंने कहा ऊपर वाला हमारे साथ है तो हम यहीं रहेंगे। मुझे हाथ में गोली लगी, यहाँ पर मेरा हाथ मुड़ गया था, मुझे लगा अब नहीं बचेगा। तरफ गोलियां चल रही थी, दुद। मैं रो रही थी, मेरे बच्चे, मैं चिल्ला रही थी, वो जिंदा है या नहीं। हमारे चारों तरफ बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। तब हमने तय किया कि मरते दम तक लड़ेंगे।
यही हमारा फैसला था। मैं लगातार कॉर्पोरल जिमी स्मिथ की खबर देता रहा। वो घायल है, हालत गंभीर है। अगर उसे बेस तक ना भेजा गया तो वो बचेगा नहीं। अमरीकियों की एक छोटी फौज पूरे शहर से लड़ रही थी। वो भारी तादाद में मौजूद थे और वो धीरे धीरे सड़क के कोने कोने तक पहुंच रहे थे। इतने लोगों के खिलाफ अपना बचाव कैसे कर सकते? हमला लगातार और भयानक होता चला गया। हमें यकीन था कि हम मारे जाएंगे। टीचर ने कहा हमें जाना चाहिए। मैं दरवाजे की तरफ गई। मैंने तय किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं भागते भागते अपने घर चली जाऊंगी। मैं स्कूल से निकली। मैंने जूते नहीं पहने थे। अंधेरा था और मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज्यादा। हमने रैंडी और गैरी को दूसरे क्रैश साइट पर उतारने की कई बार इजाजत मांगी, लेकिन लगभग 15 या 20 मिनट बाद कमांड ने आखिर हमें इसकी इजाजत दी और गैरी और रैंडी को हमने नीचे उतारने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने उन्हें देखते हुए मानो ये कहा कि चलो तुम्हें ये कर दिखाना है। उन्हें विमान से उतरता देखने वाला दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनसे और क्रू से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। उनके हालात के बारे में जानने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने ऑफिस में था। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि उन्होंने एक अमरीकी को पकड़ा है। क्या आप आकर रिकॉर्ड कर सकते हैं? Ranger,